वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम यूट्यूब चैनल ऑफ AMPS में। देखिए बच्चों, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे जो हमारा टॉपिक था एग्रीकल्चर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। एक मिनट के लिए हम उन सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे जो हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में डिस्कस की। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी, उसमें जो फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी उसको हमने डिस्कस किया था और वो थी हमारी प्लोइंग और इसी के साथ में टिलिंग। ठीक है, इसके बाद में जो हमने डिस्कस किया था वो थी हमारी वीडिंग। नेक्स्ट था हमारा सोइंग ऑफ सीड्स या सोइंग। उसके बाद थी हमारी फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसके बारे में हमने समझा था, पढ़ा था, वो थी हमारी इरिगेशन। तो हमने इन सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में अब तक डिस्कस कर लिया है। यानी इनको देखने के बाद हमें क्या समझ में आया कि सबसे पहले जो फार्मर है उसने फील्ड को प्लो किया, उसको सॉइल को लूज किया, लेवल किया। उसके बाद उसने उसके अंदर सीड सोइंग ऑफ सीड्स यानी बीज बोए। उसके बाद उसने वीडिंग की प्रोसेस की। उसके बाद उसने फर्टिलाइजर्स और मैन्योर अप्लाई किए। उसके बाद उसने इरिगेशन यानी कि वाटर की सप्लाई प्लांट्स को दी। यानी इनके बाद जो अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमको डिस्कस करनी है उनमें सबसे पहले जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आती है वो है आपकी हार्वेस्टिंग। कौन सी है? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब जब क्रॉप पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, पूरी तरह से राइप हो जाती है, पक जाती है, तो उसे मेन फील्ड से काटना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है। हार्वेस्ट करना ही उसे हार्वेस्टिंग कहलाता है। अब हार्वेस्टिंग की जो प्रोसेस है ये कब की जाती है? सिंपली कह सकते हो आप राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स। राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब इसे किया जाता है दो डिफरेंट तरीके से। एक तो किया जाता है वही मैनुअली और एक किया जाता है इसको टेक्निकली। मैनुअली यानी कि वही ट्रेडिशनल तरीका, वही पुराना तरीका जो कि फार्मर्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं अभी तक हमारे इंडिया में, और कई ऐसे रीजन्स हैं जहां आज भी उसको फॉलो किया जाता है। हाथ से काट करके फसल को अलग करना मेन फील्ड से, ये तो मैनुअली हार्वेस्टिंग हो गया। टेक्निकली या कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, मशीन्स की हेल्प से फसल को या क्रॉप को हार्वेस्ट करना वो कहलाता है आपका टेक्निकली हार्वेस्टिंग। तो these are two methods to harvest the crop from the main field. मेन फील्ड से क्रॉप को ये हार्वेस्ट करने के दो इंपॉर्टेंट तरीके। यानी फसल को हार्वेस्ट कर लिया। एक तरफ और है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर्स का यूज लिया जाता है। हार्वेस्टर्स एक ऐसी मशीन होती है जो कि फसल को ऑटोमेटिक अपने हिसाब से, अपने तरीके से और कम समय में मेन फील्ड से काटने का काम करती हैं। उन्हें हार्वेस्टर कहा जाता है। तो ये हार्वेस्टिंग की प्रोसेस होगी, यानी फसल को फार्मर्स के द्वारा मेन फील्ड से काट लिया गया, वो प्रोसेस आपकी कहलाई हार्वेस्टिंग। अब फसल को काटने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी होगी? नेक्स्ट प्रोसेस होगी आपकी थ्रेशिंग। कौन सी होगी बेटा? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? सिंपल एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द chaff is called threshing.
सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। देखिए फार्मर ने मेन फील्ड से फसल को काटा, क्रॉप को काटा, लेकिन हमारे लिए यूजफुल कौन सा है? केवल ग्रेन्स, अनाज के दाने, हमें तो वही चाहिए ना। लेकिन ग्रेन्स के साथ साथ उसमें कुछ दूसरी चीजें भी होती हैं, कुछ दूसरी इम्प्योरिटीज भी होती हैं, तो ग्रेन्स को उन सभी से सेपरेट करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग की प्रोसेस भी दो तरीके से होती है, एक तो वही मैनुअली और एक विद द हेल्प ऑफ थ्रेशर। मैनुअली यानी हाथ से अलग करना उनको हटा करके, और एक थ्रेशर की मदद से अलग करना। ये मैनुअली तो बड़े बड़े पैक्स बना लिए जाते हैं, फसल के बंडल बना लिए जाते हैं, फिर उनको इस तरह से जमीन पे पीट करके ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसमें पूरी तरह से जो चाफ है यानी जो वेस्ट मटेरियल है वो सेपरेट भी नहीं होता है। इसलिए इसकी जगह आजकल मोस्टली सभी जगह थ्रेशर का यूज लिया जाता है, थ्रेशर मशीन का यूज लिया जाता है, जिसमें ये मशीन चाफ को यानी इम्प्योरिटीज को अलग करती है और ग्रेन्स को अलग करती है। ठीक है ना, जो दूसरे जो इम्प्योरिटीज हैं, पार्टिकल्स हैं, उनको अलग कर देती है और ग्रेन्स को अलग सेपरेट कर देती है। और ये बहुत ही कम टाइम लेती है, यानी कि ये लेस टाइम में ही होने वाली प्रोसेस है। इसलिए थ्रेशर्स का यूज ज्यादातर सभी फार्मर्स के द्वारा किया जाता है। यानी थ्रेशिंग के बाद क्या समझ में आया कि एक तरफ तो हो गए हमारे ग्रेन्स और एक तरफ हो गया हमारा चाफ, यानी हमें हमारे क्या मिल गए? ग्रेन्स मिल गए फार्मर्स को। अब इसके बाद क्या होगा देखिए, अगली प्रोसेस में थ्रेशिंग की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो ग्रेन्स सेपरेट किए जाते हैं, उन ग्रेन्स में उसके बावजूद भी कुछ हल्के लाइट वेट पार्टिकल्स, लाइट वेट इम्प्योरिटीज उसके बावजूद भी उसमें मिक्स होती है और उन्हें उनसे अलग करना या सेपरेट करना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। तो अगली जो प्रोसेस है वो है आपकी विनोइंग। ठीक है, सिंपल लाइन में इसको भी डिफाइन कर सकते हो, सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन्स इज कॉल्ड विनोइंग। ये सारी डेफिनेशन है बेटा इनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, ये नोट करनी है आपको अच्छे से। सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन्स इज कॉल्ड विनोइंग। तो मैंने बताया था कि आपको कि थ्रेशिंग की प्रोसेस कंप्लीट होने के बावजूद भी ग्रेन्स के साथ कुछ लाइट वेट इम्प्योरिटीज या लाइट वेट पार्टिकल्स अब भी उनके साथ मिक्स होते हैं और उन्हें सेपरेट किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस सेपरेशन को करने के लिए जिस प्रोसेस को यूज लिया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं हम विनोइंग। विनोइंग की प्रोसेस भी दो तरीके से होती है, एक तो होती है ये आपकी नेचुरली और एक होती है ये आर्टिफिशियल। नेचुरली सबसे पहले तो विनोइंग की प्रोसेस में जो फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, हेल्पफुल होता है, वो है आपका एयर। इसमें एयर की हेल्प ली जाती है। नेचुरली यानी कि हवा चल रही है, ऊपर से एक हाइट से ग्रेन्स को नीचे गिराया जाता है। जब नेचुरली हवा ब्लो होती है, एयर ब्लो होती है, तो उसके अंदर जो हल्की हल्की जो इम्प्योरिटीज हैं, लाइट वेट पार्टिकल्स हैं, वो एयर के साथ उड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं और जो हैवी ग्रेन्स हैं वो एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं। दूसरा है आपका आर्टिफिशियली, जरूरी नहीं है कि एयर ब्लो हो रही हो, हवा चल रही हो, इसलिए फैन वगैरह लगा करके भी और ये ब्लोइंग की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। इस प्रोसेस के बाद ग्रेन्स एक तरफ कलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो हैवी वेट होते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज हैं, वो उड़ करके हवा के साथ दूर इकट्ठा हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं। तो सेपरेशन हो जाता है ग्रेन्स का हस्क से। इस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग। तो अब हमारे पास कंप्लीटली ग्रेन्स कलेक्ट हो गए, यानी कि हमारी जो एग्रीकल्चरल जितनी भी प्रैक्टिसेस थी, जितने भी स्टेप्स थे, वो ऑलमोस्ट अपने कंप्लीट हो गए, शुरू से लेकर के
लास्ट तक, बीज बोने से लेकर के और फसल को काटने तक, उसमें से हस्क को सेपरेट करने तक, उसमें से चाफ को सेपरेट करने तक। और अब हमारे पास आ गए क्या, ग्रेन्स आ गए, अनाज आ गया हमारे पास, फसल आ गई हमारे पास प्रोडक्शन मिल गया, और वो भी वैसा नीट एंड क्लीन बिल्कुल सेपरेट हो गई सारी इम्प्योरिटीज। अब जो लास्ट प्रोसेस इसमें आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो है स्टोरेज। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि स्टोरेज कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए एक फार्मर कितनी मेहनत करता है, उसको कितने महीने लगते हैं अपनी क्रॉप को उगाने में, अपनी फसल को उगाने में, और अगर स्टोरेज पर वो ध्यान ना दे या प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रॉप ना हो, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स ना हो, तो उसकी फसल खराब हो सकती है। इसलिए स्टोरेज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है गुड प्रोडक्शन में। अब स्टोरेज के लिए किन किन चीजों का यूज किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, या तो ए पैक ऑफ सैक्स, या फिर ग्रेनरी, या तो बोरियों में। देखा है आपने, हम मार्केट से भी हम जैसे गेहूं वगैरह या कोई भी ग्रेन्स लेने जाते हैं तो वो सैक्स में हमको प्रोवाइड कराते हैं, बोरियों में मिलता है, उनको सैक्स कहा जाता है। तो या तो इन सैक्स के अंदर फिल करके उनको स्टोर किया जाता है, या फिर ग्रेनरी, बड़े बड़े गोदाम होते हैं, अनाज के गोदाम जिन्हें ग्रेनरी कहा जाता है, वहां पर इन सारी चीजों को बड़े बड़े सैक्स में डालकर बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां पर स्टोर किया जाता है। और मार्केट में जैसी भी डिमांड होती है, जब भी फार्मर को वो सारी चीजें बेचनी होती है मार्केट में, वहां से ले जा करके और वो मार्केट में उन्हें सेल कर देता है। तो ये सारे हो गई हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज कराता हूँ, और ये आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है, इसलिए एक बार दोबारा से आप इस चीज को रिकॉल करें और हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फार्मर्स के द्वारा जो प्रोसेस या जो स्टेप फॉलो किया जाता है उसे बोलते हैं हम फ्लोइंग, क्योंकि जो सॉइल होती है वो बहुत हार्ड होती है, उसे फ्लो की हेल्प से लूज किया जाता है। लूज करने के बाद उसको लेबल किया जाता है लेबलर्स की हेल्प से। इस प्रोसेस को टिलिंग की प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद सोइंग ऑफ सीड्स, यानी कि जो सीड ड्रिल मशीन होती है या फिर मैनुअली हाथ से उस पूरे के पूरे मेन फील्ड में सीड्स सो किए जाते हैं। उसके बाद फीडिंग, यानी जो अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो कंपीट करते हैं न्यूट्रिशन और सभी चीजों के लिए हमारी मेन क्रॉप के साथ, उनको वीडीसाइड्स की हेल्प से या फिर मैनुअली उस मेन फील्ड से रिमूव किया जाता है। उसके बाद आपका आता है फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। देखिए सॉइल को रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लगातार यदि एक फील्ड में हम बार बार नई नई फसल बोते चले जाएंगे तो उससे सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं उनका अमाउंट कम होता चला जाता है, डिग्रेड होता चला जाता है, इसलिए उसे रिप्लेनिश करना जरूरी है। तो उसके लिए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है आपका इरिगेशन। सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है, यानी जो वाटर का कंटेंट है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है लगातार क्रॉप्स उगाने से, इसलिए उसको एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर वाटर प्रोवाइड कराना यानी वाटर की सप्लाई देना बहुत जरूरी होता है। इसे इरिगेशन की प्रोसेस कहते हैं। और ये दो तरीके होते हैं इसके, एक तो होते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, एक होते हैं आपके ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जब सॉइल पूरी तरह से राइप हो जाती है, ग्रोथ कर लेती है, मैच्योर हो जाती है, तो उसे हार्वेस्ट किया जाता है, यानी मेन फील्ड से काटा जाता है। इस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद उस हार्वेस्ट की गई क्रॉप्स में से चाफ को यानी वेस्ट मटेरियल जो है उसको सेपरेट किया जाता है। इस प्रोसेस को थ्रेशिंग की प्रोसेस कहते हैं। थ्रेशिंग के बाद भी कुछ लाइट वेट पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज उन ग्रेन्स के साथ होती हैं, उन्हें सेपरेट करने के लिए जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है वो प्रोसेस आपकी कहलाती है विनोइंग। विनोइंग की प्रोसेस के बाद जो ग्रेन्स कलेक्ट होता है उस ग्रेन को किया जाता है स्टोर, यानी या तो सैक्स में डाल करके उसको स्टोर किया जाता है या बड़ी बड़ी ग्रेनरीज में उनको बहुत बड़े अमाउंट पर उनको स्टोर किया जाता है और फिर मार्केट में उनको सेल कर दिया जाता है। तो ये सारे हमने टॉपिक्स पढ़े, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ी कि किस तरह से एक फार्मर इन सभी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करके अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकता है, जिसको बोलते हैं ना हाई यील्डिंग क्रॉप।
ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली क्रॉप, यानी कम जगह पर ही ज्यादा प्रोडक्शन, ठीक है ना। हमारा फील्ड तो छोटा है लेकिन प्रोडक्शन रेट ज्यादा है। इन सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अच्छे से यदि फार्मर फॉलो करता है तो वो डेफिनेटली अच्छा प्रोडक्शन उस फार्मर को मिलता है। तो ये सारी प्रोसेस पढ़ने के बाद अब ये हमारा जो टॉपिक है एग्रीकल्चरल एंड क्रॉप मैनेजमेंट, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। आप अच्छे से आज पढ़ाई हुई सारी चीजों को नोट करोगे, लर्न करोगे, और मैं इस लेसन का टेस्ट जल्दी ही आपको मैं टेस्ट पेपर में डालूंगा, जिसमें आपको सभी को ये टेस्ट पेपर सॉल्व करके भेजना है। तब तक कोई जितना भी टाइम आपके पास है 2-3 दिन का, वो आप अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करोगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के हिसाब से, है ना। तो ये आप सब चीज नोट करके अपनी नोटबुक में लर्न करें, अच्छे से रिवाइज करें और टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। थैंक यू।